हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लैट्यून में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के 17 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर में हम लोग मैथ प्लस रीजनिंग को मतलब मैथ और रीजनिंग को दोनों ही सेक्शन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो छात्र एएलपी टेक्नीशियन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी भी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल पे आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे जितने भी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ प्लस रीजनिंग का शिफ्ट वाइज डेट वाइज करवा करके अपलोड कर दिया है चैनल पे। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग पहले इस वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल कहा गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपया है और विक्रय मूल्य कहा गया 130 रुपया है। छूट की दर निकालना है, मतलब 170 रुपया के सामान को 130 में बेचा है, तो कितने परसेंट की छूट हुई वो निकालना है। देखिए, 170 रुपया का सामान था, कितने रुपये का छूट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपीज का छूट दी। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, एक जो से एक जो हो जाएगा कैंसिल, मतलब 400 बट्टे 17 आप डिवाइड कर लिए, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 600 कितना बचेगा 6, 60, 17 या 51, फिर बचेगा 9, 90 हो जाएगा, बचे 85 और भी आगे आएगा, मतलब 23.5। 23.5 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए, अगला सवाल में कहा गया है 15% ऑफ 16 इज 45% ऑफ डैश, मतलब 60 का 15% कितने के 45% के बराबर है। तो देखिए, 60 का 15% इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स का 45% के इक्वल। देखिए, यहाँ से परसेंटेज परसेंटेज आपका हो जाएगा कैंसिल आउट, तो परसेंटेज काम हो गया आपका खत्म। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, देखिए, तो ये इसको आप इधर लाइए और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए, आप 60 का 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर डायरेक्ट काट लीजिए, 15 या 45 टाइम में ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा कितना 20 बार, मतलब एक्स का वैल्यू कितना जाएगा 20, मतलब 20 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल था। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा क्या है, हाउ मच डज नीडेड टू एड 2/3 टू ऑब्टेन 3/2, मतलब 2/3 प्राप्त करने के लिए 2 बट्टे 3/2 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है। मान लेते हैं इसमें हम x जोड़ते हैं 2/3 में, तो 3/2 आपका आ जाएगा, इसको आप ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगा 3/2 माइनस 2/3। आप देखिए हो जाएगा 6 आपका एलसीएम, 3 3 9 माइनस कितना जाएगा 4, मतलब 5/6। इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। सिंपल है, इस तरह से बेसिक सवाल पूछती है आरआरबी, लेकिन कुछ सवाल अच्छे स्टैंडर्ड के भी होते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके रखना है। तो देखिए, इसमें कहा गया स्क्वायर रूट इसका निकालना है, तो स्क्वायर रूट सिंपल है। अब देखिए 6561 दिया है, इसका रूट से निकालेंगे। 6561 है, तो आपको पता है 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, मतलब 6400 होता है, मतलब 80 के आसपास का ये नंबर है, मतलब 81 हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट 81 हो सकता है या फिर 89 हो सकता है, यही होगा यूनिट डिजिट। या तो एक दिया हुआ है तो मतलब इसका या फिर एक का यूनिट डिजिट एक होगा, या फिर 9 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा एक आएगा, मतलब या तो 81 होगा या फिर 89 होगा। अब देखिए 89 क्यों नहीं होगा, क्यों पता है, अगर हम कहें 85 का स्क्वायर कितना होता है, क्या बताएंगे आप लोग, 85 का स्क्वायर क्या जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, फिर क्या करेंगे 9 8 से एक बड़ा नंबर 9, 8 9 72, मतलब 7225 होगा, मतलब 7225 से कम है, मतलब 85 से कम वाला जो होगा वही क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, मतलब 81 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आसान तरीका ये भी है। देखिए, अगला सवाल कहा गया है, चार संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि इनका औसत कितना है 16 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी औसत कितना है 16 है, तो हम कहें सभी का योग कितना हो जाएगा 16 चौका 64। अब कहा गया अगर ए और बी का औसत कितना है 9.5, तो हम कहें ए प्लस बी का आपका योग कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 19। तो हमसे क्या पूछा गया, सी और डी का औसत कितना होगा, तो यहाँ से देखिए सी और डी का योग कितना होगा, इसको इसको माइनस करें, सी डी का योग आ जाएगा आपको सी प्लस डी का वैल्यू कितना जाएगा, आप इसको आप माइनस कीजिए तो कितना जाएगा आपका 45 हो जाएगा। तो आप औसत निकालना है, मतलब सी प्लस डी बट्टे 2, और मतलब इसका 2, मतलब 22.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला सवाल में कहा गया है, एक पाइप है, एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, मतलब एक पाइप को मान लेते हैं ए है, इस टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 पूर्णांक 2/3 का समय लग जाता है। टंकी
के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। मतलब उसमें रिसाव होता है, मतलब टंकी एक ए है और एक दूसरा, मतलब एक पाइप ए है, दूसरा पाइप मान लेते हैं उसको हम बी है, जो रिसाव है उसको मान लेते हैं बी, जिस कारण से दोनों मिलकर साथ में काम करता है, मतलब साथ में अगर चालू रहता है तो कितना समय लगेगा, 6 मतलब 8/3 घंटे का समय लगेगा। ये क्लियर है। हम यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, क्यों? क्योंकि क्या है, ये हिसाब से पानी निकलता है और ये क्या है, पानी को भरता है। हम क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, 8। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी आपको, 8/2 मतलब 4। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी आपका, ए माइनस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो देखिए आप यहाँ से ए की क्षमता 4 है और ए माइनस बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो हम कहें यहाँ से बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 1 यूनिट आपका हो जाएगा बी की क्षमता, क्योंकि क्या है, ए की क्षमता 4 माइनस 1 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। मतलब बी जो है 1 घंटे में 1 यूनिट क्या है, पानी को निकालता है या फिर रिसाव के कारण निकल जाता है, 1 घंटे में 1 यूनिट। तो कहा गया अगर टंकी में 8 यूनिट पानी है तो बी इसको कितने देर में खाली कर देगा, मतलब 8/1 घंटे में क्या हो जाएगा, खाली कर देगा, मतलब 8 घंटे में खाली कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। सिंपल है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, कहा गया है पी वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि पी से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए कहा गया है p जो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जब कभी भी अगर p से कोई एक बड़ा नंबर पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसके क्या है, उसको हम दो पार्ट करेंगे तो उसको दो भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाना संभव है। जैसे कि हम अगर मान लेते हैं सबसे छोटा संख्या हम p 3 लेते हैं, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर जिसको क्या है, दो अलग अलग भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देन द p कैन बी रिटेन एज नंबर 2 कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब देखिए हम p को दो अलग अलग भाग में लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है, तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, हम p को जो वैल्यू हम स्मॉलेस्ट नंबर 3 नहीं ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं पहले 6 ले लेते हैं, देखिए 6, तो 6 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं आप 6 से 7 लेते हैं, 7 को आप दो भाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस 3, दोनों भाज्य नहीं है तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं। 10 को ले लेंगे, 10 के बाद क्या होता है 11, 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 दोनों भाज्य संख्या है तो नहीं है। हम 11 को लेते हैं तो क्या जाएगा आपका 12, तो 12 में क्या हम इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 दोनों दोनों क्या है, एक दूसरे के भाज्य संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ है टू कंपोजिट नंबर के सम के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल है, समझ में गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री, देखिए अगला सवाल ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर ताकि आप कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। तो देखिए आप ये sin 30 इसको क्या एलसीएम ले लेते हैं, sin 30 हो जाएगा प्लस sin 30 cos 30, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, मतलब हम डायरेक्ट ही क्या किए, हम मल्टीप्लाई कर लिए। इधर कितना हो जाएगा sin स्क्वायर 30, तो इसको हम लिख लेंगे sin स्क्वायर 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर 30 प्लस 2 cos 30। यहाँ तक क्लियर है, ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसे करते हैं। तो देखिए sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस ऊपर में क्या रह गया 2 इंटू cos 30 वैल्यू कितना होता है आपको 1/√3/2। ठीक है, फिर नीचे को वाले सॉल्व करनी है। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका sin 1/2 इंटू cos 3/2। चलिए अब देखिए आपका ये 2 हो जाएगा कैंसिल, मत ऊपर में कितना बचेगा 2 प्लस √3, नीचे में कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 एलसीएम, तो मतलब 2 प्लस √3 और नीचे में क्या होगा 4, आपको रहेगा 4 चल जाएगा आपका ऊपर में। सिंपल, देखिए 2 प्लस √3 ये जाएगा कैंसिल, मतलब 4 बचेगा, आपका आंसर मतलब 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है एक्स 94 प्रश्न के उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो एक्स द्वारा दिए गए गलत उत्तर की संख्या कितनी है। मतलब 94 टोटल सवाल है, 94 में से मान लेते हैं एक्स सवाल का जवाब सही दिया है, तो क्या हो जाएगा 94 माइनस एक्स सवाल का क्या हो जाएगा, तब जवाब गलत दिया होगा। सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, मतलब 4x अंक मिल गया, और गलत के लिए क्या होगा, इसमें से -1 अंक काटा जाता है। इसके लिए इसको कितना अंक टोटल मिलता है, कितना 141 अंक टोटल मिलता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 4x माइनस ये हो जाएगा कितना प्लस में, मतलब 5x हो जाएगा ये, और ये 94 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, मतलब 141 प्लस 94 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप दे दिए 6 100 235 ये हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना जाएगा
40 7 47 47 क्या हो जाएगा? सही सवाल का जवाब दिया है। कुल प्रश्न कितने थे? 94। तो 94 में से 47 सही दिया है, तो गलत कितने का दिया होगा? 47 का ही। 47 भी क्या होगा? गलत दिया होगा। 94 माइनस 47 करेंगे, मतलब 47 सवाल का गलत उत्तर दिया और 47 सवाल का सही उत्तर दिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है पार्टीज एंड सीट ऑन बाय देम एज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में पार्टी 4 पार्टी है, ए बी सी और डी। इसको किस किस रीजन में कितने वोट मिले हैं, कितने सीट मिले हैं, वो उसके बारे में डाटा दिया गया है। हमसे सवाल में पूछा गया है पार्टी बी ऑन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट फ्रॉम द डैश, मतलब जो पार्टी बी है किस रीजन में सबसे अधिक सीट जीती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्थ रीजन में क्या है, सबसे अधिक सीट 86 सीट बी पार्टी ने जीती है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थ। इसी टेबल पे एक और सवाल है, इसमें कहा गया है व्हिच पार्टी है द पार्टी व्हिच ऑन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट, मतलब पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी और पार्टी डी, 4 पार्टी है, साउथ ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में मिला करके किस पार्टी का ने सबसे अधिक सीट जीती है। तो देखिए पार्टी ए कितना जीता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए 40 30 कितना जाएगा? 77 77 प्लस 35 कितना जाएगा? 112 और 112 प्लस 27 कितना जाएगा आपका? 139। ठीक, 139 पार्टी ए ने जीता। पार्टी बी को देखिए कितना जीता है? 6 प्लस 26 कितना जाएगा? 32 32 प्लस 76 108 108 प्लस 86 कितना जाएगा आपका? 294। 8 छठो ठीक है, 294 सीट पार्टी बी जीतता है। पार्टी सी को देखिए 83 83 83 21 जोड़िए कितना जाएगा आपका? 104 104 प्लस 71 कितना जाएगा? 104 प्लस 71 175 175 प्लस 4 180 सॉरी 179 पार्टी सी जीता है। पार्टी डी को देखिए 14 7 21 1 22 सीट पार्टी डी जीता है। सबसे अधिकतम सीट किसने जीता है? तो पार्टी बी ने 294 सीट जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट होगा। देखिए सवाल में कहा गया है कितने समय में 4400 रुपये का, देखिए हिंदी को छोड़ दिए इंग्लिश पढ़िएगा। इन व्हाट टाइम विल 4400 बिकेम 4536 सॉरी 76 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक समर्पित होती है। तो कहा गया है 4400 रुपया कितने वर्षों में 4576 हो जाता है। तो आपको सीधा फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू मतलब पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 बाय पावर टी। सिंपल है, इसी पे पुट कीजिए, बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4576 दिया है, पी को ले जाइए डिवाइड में, मतलब 4400 इज इक्वल टू देखिए 1 प्लस देखिए रेट कितना जाएगा आपका? अर्धवार्षिक संयुक्त मतलब रेट को हम हाफ कर लेंगे, मतलब 4% हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट हम लिखते हैं 104 बटे 100 और समय का क्या कर लेंगे हम? दोगुना हो जाता है, मतलब 2t। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए आप 11 से कट रहा है, 11 चौके 44 00 हो जाएगा। फिर 11 से काटिए, 11 चौका 44, 11 एकम 11 छक 66। फिर देखिए 4 से काटिएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ कितना जाएगा आपका? 104, मतलब इधर आया 104 बटे 100 इज इक्वल टू 104 बटे 100 का पावर 2t, मतलब 2t का वैल्यू कितना हम बोल सकते हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1, मतलब 2t की वैल्यू 1 आ गया, मतलब t की वैल्यू कितना जाएगा? 1 बटे 2 वर्ष, मतलब 6 महीना करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी का मान क्या हुआ। सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब कभी भी साइक्लिक क्वाड्रेटरल की बात आती है तो इसका मतलब हुआ सर्कल के अंदर क्या होता है, जो भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, जो भी चतुर्भुज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मतलब सभी का जो इसका जो पॉइंट होगा सर्कल पे चारों पॉइंट होना चाहिए। तो साइक्लिक चतुर्भुज होगा और साइक्लिक चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो कोण होता है उस दोनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब हम कहें a प्लस सी इक्वल टू कितना जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको निकालना है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर डी का मान क्या होगा ये निकालना है। आपको पता है अगर हम देखिए अगर ए कॉस ए प्लस कॉस सी का वैल्यू क्या जाएगा? 0। कब? जब ए प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पर हम cos a थोड़ा सा आपको हम सिंप्लीफाई समझाने की कोशिश करते हैं। cos a इंटू देखिए प्लस cos a सी को स्थान रख सकते हैं हम लोग 180 डिग्री माइनस a। आपको पता है 180 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस a कितना हो जाएगा आपका? ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है, मतलब cos a माइनस कितना जाएगा आपका? cos a, मतलब ये हो जाएगा आपका कैंसिल, मतलब हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए
तो इस कारण से यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसके हेल्प से इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो इसका वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा, तो देखिए आप cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c को हम लिख सकते हैं cos a माइनस cos c इंटू cos a प्लस cos c। तो जब कभी भी अगर ये 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। एक चीज तो ये हो गया, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें ऐसे नहीं तो आप आसान भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्या, तो देखिए जब कभी भी अगर हम कहें दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री था, वन दो मान लीजिए ना सी है, तो 180 डिग्री दोनों एंगल का सम है, तो एक को हम मान ले सकते हैं 90 डिग्री, दूसरे को मान लेंगे 90 डिग्री। इसमें आप पुट कर लिए सबको, सारा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका आसान तरीका, सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज है तो दोनों क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये क्लियर है तो आप ऐसे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगले साल में कहा गया है 16 पुरुष क्या है, एक कार्य को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर लेते हैं। M1D1 H1/W1 लगाइए तो कितना है, देखिए 16 इंटू डे कितना है और टाइम कितना है, 12 घंटे। W1 मान लेते हैं इसको। आगे कहा गया इसी कार्य के तिगुने अधिक अन्य कार्य को, तिगुना अधिक काम है जो 24 दिन में 8 घंटे प्रति कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकताएं होगी। तो मान लेते हैं m पुरुष की आवश्यकता होगी, कितने घंटे, 24 दिन कितने घंटे काम करना है, 8 घंटे। क्या हो जाएगा इसका, तिगुना वर्ग है। ठीक है, इससे तिगुना वर्ग है, मतलब W हो जाएगा आपका कैंसिल। काटिए, देखिए आपका ये 8 और ये 8 हो जाएगा आपका कैंसिल। 12 से आपका ये हो जाएगा 2 कैंसिल, 2 से आपका हो जाएगा 16 कैंसिल, और ये हो जाएगा इधर आके मल्टीप्लाई, मतलब कितना हो जाएगा आपका 24 पुरुष की और आवश्यकता होगी। सिंपल है। अगला सवाल को देखिए, सिंपलीफिकेशन का सवाल है। यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, मतलब 2 से 2 को, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड कितना जाएगा आपका 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा आपका, इसका पूरा वैल्यू कितना जाएगा 4। 15 माइनस 4 करेंगे कितना जाएगा आपका 11। फिर देखिए इस पूरे का वैल्यू कितना जाएगा आपका 11। 14 माइनस 11 कीजिए कितना जाएगा आपका 3। अब इस पूरे के वैल्यू कितना जाएगा 3। अब क्या है 18 माइनस 3 कीजिए कितना जाएगा 15, मतलब इस पूरे के वैल्यू कितना जाएगा आपका 15। अब क्या होगा 36 माइनस 15, तो 36 माइनस 15 करेंगे कितना जाएगा आपका 21। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देख कहा गया वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। देखिए 435 है तो आपको पता होगा जो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो इस अगर आपको पता है तो आसानी से इसको आप जोड़ सकते हैं। इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो ये 441 हो जाएगा, मतलब 21 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। देखिए आगे कहा गया है यदि जेम्स और राधा के बीच 87 को 1:2 अनुपात में विभाजित किया गया है तो राधा को कितना मिलेगा। मतलब 87 को 1:2 में, मतलब जेम्स को 1 यूनिट मिलना है तो राधा कितना मिलेगा 2 यूनिट मिलेगा। 2 बटे कितना जगह दोनों का योग 3, मतलब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। पूछा गया हमको राधा का कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 29, मतलब 58। क्वेश्चन के हिसाब से आना चाहिए आपका 58 का आंसर होगा। ठीक है, जेम्स और राधा, ठीक है, तो क्या जाएगा 58 क्या जाएगा राधा को मिलेगा, लेकिन जेम्स की को मिलेगा 29 रुपीज। सिंपल 87 को आप इस तरह से डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए कहा गया यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0 का कोई भी हल नहीं है तो के का मान क्या हो सकता है, मतलब किसका अनुसरण करता है ऑप्शन में, उसके बारे में पूछा गया है। जब कभी भी देखिए कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है डी का वैल्यू क्या होगा, हमेशा इक्वल लेस देन 0 होगा। अगर मान लेते हैं एक से अधिक या फिर जो अनरियल जो होगा, अगर हल होगा उसका क्या होगा डी का वैल्यू 0 होगा। डी अगर इक्वल टू होगा तो क्या होगा उसका रियल हल ही, मतलब और इक्वल हल होता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा कोई हल नहीं है, मतलब डी का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लेस देन 0। डी का वैल्यू कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बस इसमें आप उसको पुट कर लीजिए, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 और सी कितना है आपका के लेस देन 0 करना है। हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 4 के आप लीजिए कॉमन, तो के अगर कॉमन ले लेते हैं कितना जाएगा के माइनस 4 इज क्या जाएगा लेस देन 0। अब देखिए के माइनस 4 इज लेस देन 0, तो यहाँ से क्या जाएगा, अगर नंबर लाइन पर देखेंगे तो के की वैल्यू एक 0 आ रहा है और एक कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। जब इसको आप 0 के इक्वल कीजिएगा तो के की वैल्यू कितना जाएगा एक 0 आ जाएगा और क्या होता है एक 4 होगा। लेकिन क्या यहाँ पर लेस देन 0 है तो क्या जाएगा के की वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, मतलब के की वैल्यू क्या होगा 0 और 4 के बीच में होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा।
देखिए अगले सवाल में कहा गया 2 पाइप ए और पाइप बी किसी खाली टंकी को 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और अगला पाइप कहा गया है पाइप सी पूरे भरी हुई टंकी को 45 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब पाइप एक ए है हमारे पास जो कि 18 घंटे में भर सकता है खाली टंकी को, दूसरा पाइप बी है जो 27 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप सी है, ये खाली करने का काम करता है, मतलब 45 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। अब देखिए आगे कहा गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेते हैं। कितना हमारे पास एलसीएम कितना जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं। 18 और 27 कितना हो जाएगा, 54। 54 हो गया। 54 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 और 45 का एलसीएम लेते हैं तो 9 9 दोनों में 9 6 और 9 5 मतलब 30 5 कितना हो जाएगा, 30 नमा कितना होगा, 270। तो 270 हमारा क्या जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 270 बट्टे कितना जाएगा, 18, मतलब 270 बट्टे 18 कितना जाएगा, 18, और ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा एलसीएम। सॉरी, क्षमता ए की। बी की क्षमता कितनी जाएगी, 10, और सी की क्षमता कितनी जाएगी, 45 बट्टे, तो 270 बट्टे 45 करेंगे कितना होगा, 6। तो 6 हो जाएगा सी की क्षमता। आगे सवाल में कहा गया है पाइप ए और सी को चालू कर किया जाता है। ए और सी को चालू किया जाता है, मतलब ए क्या है, भरता है, और सी क्या है, खाली करता है। मतलब 15 यूनिट भरा ए और सी क्या होगा, 6 यूनिट खाली कर, कितना यूनिट भराया, तो 9 यूनिट भराया। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। मतलब मान लेते हैं एक्स घंटे तक चला ए और सी पाइप, फिर क्या होगा, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। और आगे कहा गया है पाइप बी को फिर क्या किया जाता है, चालू किया जाता है। तो इस प्रकार टंकी भरने में कुल कितने हैं, 45 घंटे लगते हैं। तो कुल 45 घंटे लगते हैं। पहले एक्स घंटा चल गया, सॉरी कुल 55 घंटे लगते हैं। तो पहले अगर एक्स घंटा चल गया तो कितना घंटा भी चला होगा, 55 माइनस एक्स घंटे चला होगा, कौन, बी और सी। बी और सी अभी चल रहा है 55 माइनस एक्स घंटे के लिए। तो 1 घंटे में पता है कितना यूनिट पानी भरेगा, देखिए बी 10 यूनिट भरता है और 6 यूनिट खाली होगा, 4 यूनिट भराया। कुल मिला के कितना पानी भरना है, 270 यूनिट के इक्वल होगा। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना जाएगा, 9x माइनस 4x कितना जाएगा आपका 5x। 5x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 270, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा, कितना है, माइनस में जाएगा 220 माइनस में, मतलब हो जाएगा आपका 5x वैल्यू कितना जाएगा, 50। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x वैल्यू कितना जाएगा आपका 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 का मतलब क्या जाएगा, ए जो है 10 घंटे तक चला, फिर क्या हो जाएगा, ए को बंद कर दिया जाएगा, फिर क्या हुआ, बी को चलाया गया। मतलब कुल अगर 55 घंटे तक चला है, अगर ए 10 घंटे तक चला है तो बी कितना घंटे तक चला होगा, 55 माइनस एक्स, मतलब 55 माइनस 10, मतलब बी जो है 45 घंटे के लिए टैंक में, मतलब बी को 45 घंटे चलाया गया। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष 2 4 माइनस 3 माइनस 1 5 और 3 है। तो आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 इंटू x1 इंटू क्या होता है, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे इसका वैल्यू को पुट कर लीजिए। यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा, पहले वाला जो है क्या x होता है, सेकंड वाले क्या होता है, y होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1/2 इंटू x1 का मतलब 2, y2 कितना जाएगा -3, और y3 कितना जाएगा, सॉरी y2 कितना जाएगा -1, और ये कितना जाएगा y3 3, मतलब -1 -3 कितना जाएगा आपका -4। ठीक है, प्लस x2 वैल्यू कितना है आपका -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू y2 माइनस y3 कितना है आपका, तो -1, सॉरी y3 माइनस y2 होगा, y3 कितना है आपका 3, और y1 कितना है 4, मतलब 3 माइनस 4 कितना जाएगा आपका -1, प्लस x3 कितना है आपका 5, y1 माइनस y2, तो y1 कितना है आपका 4, और माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा आपका 5। सिंपल, अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए, कितना जाएगा आपका -8, ये हो जाएगा -8, ये कितना जाएगा +3, और ये कितना जाएगा +25। तो आपको कितना जाएगा 28 -8 कितना जाएगा आपका 20, मतलब 20/2, यानी कि 10 वर्ग इकाई क्या जाएगा आपका इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए कहा गया 576 का वर्गमूल क्या होगा, आपको याद होना चाहिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, आपका एक तरह का मैथ का पार्ट खत्म हो गया, आप लोग रीजनिंग को सेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 15 फरवरी 2018 को अगर गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। आपको देखिए इस तरह के जब कभी भी सवाल आते हैं तो 15 फरवरी 2018 में 2018 को क्या था, थर्सडे था, THURS थर्सडे था। ठीक है, तो अगर हम कहें 15 अप्रैल 2019 को निकालना है तो कैसे निकालें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 फरवरी 2019 का कौन सा दिन था तो वो निकालेंगे। 15 फरवरी 2019 का कौन सा दिन होगा, तो थर्सडे में क्या है, जैसे ही साल चेंज होता है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। अगर लीप ईयर होगा उसमें तो 2 जुड़ेगा, अगर नॉर्मल ईयर है तो सिर्फ 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर है नहीं 2019, तो इसमें क्या जाएगा 1 हम जोड़ देंगे, थर्सडे क्या जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा।
ये चीज क्लियर है। मतलब 15 फरवरी 2019 को क्या था, फ्राइडे था। तो हमें निकाल सकते हैं सेम ईयर में आगे, मतलब 18 अप्रैल का कौन सा दिन होगा। पहले हम दिन काउंट कर, देखिए 15 फरवरी में कितना दिन बचा, 13 दिन बचा। फरवरी के बाद मार्च में 31 दिन और अप्रैल का 18 दिन, कुल कितना दिन हो जाएगा ये, तो देखिए ये हो जाएगा कितना आपका 44 और 18 कितना जाएगा 62। जो नंबर आएगा उसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। 6 बचा रिमाइंडर, मतलब क्या हो जाएगा आपका फ्राइडे में 6 जोड़ लीजिए। फ्राइडे में 6 जोड़ लीजिए, कौन सा दिन आएगा आपको फ्राइडे में 6 जोड़ेगा, मतलब फ्राइडे एक दिन पहले वाला, मतलब आपका आ जाएगा थर्सडे आ जाएगा आपका। थर्सडे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 4 आपका करेक्ट होगा। थर्सडे आ जाएगा 18 अप्रैल 2019 को। ये एक गलत आंसर है आपका, क्या हो जाएगा 18 अप्रैल 2019 को थर्सडे होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में दिया है थर्सडे, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले साल में कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट सेट दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वेन डायग्राम। इस वेन डायग्राम को कौन सा सेट जो कि ऑप्शन में दिया है वो रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ही ऑप्शन में दिया है चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति। देखिए जो चपरासी होता है उसमें से क्या होगा, उसको हम लोग सरकारी कर्मचारी भी बोल सकते हैं। जो चपरासी और सरकारी कर्मचारी दोनों क्या होते हैं, एडुकेटेड होते हैं, मतलब शिक्षित व्यक्ति होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे में कहा गया है DEMN के सभी अक्षर को व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाने पर उसका आखिरी अक्षर क्या आएगा। देखिए तो MEND एक अक्षर बनेगा जिसका आखिरी अक्षर क्या जाएगा, जो मीनिंगफुल वर्ड है इसका क्या होता है, रेशे का बना हुआ कपड़ा बोला जाता है इसको, मतलब बूंद के जेलीनुमा कपड़ा बनाया जाता है। तो डी हो जाएगा इसका आखिरी वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए सिलोक का सवाल है, कहा गया है सम कारपेंटर्स आर प्लम्बर। सम कारपेंटर मतलब कुछ कारपेंटर जो कि क्या है प्लम्बर है। सम प्लम्बर्स आर डेली वेजर। सम प्लम्बर जो क्या है डेली डेली वेजर है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन में कहा गया है सम प्लम्बर्स आर कारपेंटर। सम प्लम्बर कारपेंटर ऑलरेडी है, ये तो है, तो यानी स्टेटमेंट एक का आपका क्या है सही है। सम डेली वेजर लेबर्स आर प्लम्बर। सम डेली वेजर क्या है प्लम्बर, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब दो भी करेक्ट है, मतलब एक और दो दोनों क्या है अनुसरण करता है। देखिए इसमें कहा गया मिसिंग फिगर में क्या आएगा, तो देखेंगे आप सही से इसको। देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट पार्ट में, देखिए एक बिन डॉट को क्या क्या है हटा दिया गया है, फिर उसमें देखिएगा तो एक डॉट को हटा दिया गया, फिर क्या होगा ये वाले पार्ट हट जाएगा, मतलब सिर्फ इस तरह से बनेगा, जहां डॉट है वो आप लगा दीजिए, ये इस तरह से आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। देखिए इसमें कहा गया प्रॉब्लम फिगर में, इसमें कहा है इसका वाटर इमेज क्या होगा। जब कभी वाटर इमेज बनेगा तो क्या होगा, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले चल जाएगा ऊपर। तो देखिए ऊपर वाले नीचे, ऊपर में क्या है कलर किया हुआ नीचे आना चाहिए, तो ये और आपका ए नहीं होगा, ए सिद्ध होगा नहीं। अब देखिए बी और डी को आप ध्यान से देखिएगा, ऑलमोस्ट आपको सेम लगेगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी आपको इस दोनों में डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है फिगर। देखिएगा ये वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट इधर आया होगा, तो लेकिन देखिएगा इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे लाइन लाइन दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है देखिए ऐसे ऐसे लाइन दिया गया, इसी का सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, जिसका आंसर आपका बी नहीं होता है, डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह से एग्जाम में पैनी नजर से आपको देखना होगा, नहीं तो आप आंसर गलत भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम फिगर ये है, कहा गया ये किसमें एम्बेडेड है, देख लीजिए आप, एक लाइन ऐसे है, इसमें एक लाइन निकला हुआ और एक लाइन ऐसे है, देख लीजिए किसमें है। देखिए 1 वाले तो नहीं ऐसा बन रहा है, 2 वाले को देखिए ये लाइन बन गया स्टेटमेंट है ऐसे, एक ऐसे निकला हुआ और एक ऐसे निकला है, मतलब बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कहा गया इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बहुत ही बेसिक सवाल है, ट्रायंगल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 और ऊपर वाला 1 5, 5 ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए कहा गया है मिसिंग नंबर में क्या आएगा, नंबर सीरीज का सवाल को देखिए, देखिए 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर देखिए 44 है। तो देखिए क्या कहा गया है 4 में 2 गुना किया गया है और 1 जोड़ लिया गया है, फिर क्या होगा 9 का 2 गुना फिर 2 जोड़ा गया है, फिर क्या होगा 2 गुना सॉरी ये 2 गुना प्लस 4 जोड़ा गया है, तो आगे क्या होगा 2 गुना कितना जोड़ सकते हैं हम लोग, 1 का डबल 4, फिर आगे क्या आ जाएगा या तो 8 होगा। देखिए 88 प्लस 88 है, कहीं 88 प्लस 96 होगा, 96 कहीं भी ऑप्शन नहीं, मतलब जो हम कांसेप्ट लगा रहे हैं ये वाला कांसेप्ट नहीं से होगा। अब देखिए इसमें ऐसे भी हो सकता है, एक ये जोड़ा गया है फिर 2 जोड़ा गया है, फिर क्या होगा इसमें 3 जोड़ दिए, मतलब 7 जोड़ सकते हैं, दुगुना में 7 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 88 प्लस 7, तो कितना जाएगा आपका 95, ऑप्शन नंबर 2 आपका इस तरह से करेक्ट होगा। देखिए कहा गया है रामा को मारा लिखा गया, सीता को क्या लिखा गया। देखिए MAM को अब क्या लिख दिया गया है, रिवर्स करके पहले MA लिखा गया है, ए को यहाँ पर सेम छोड़ा गया है, फिर आर को थर्ड प्लेस पे रखा गया है। इसमें क्या होगा TI आ जाएगा पहले, फिर एस जाएगा और ए जो क्या त्यों बना रहेगा, TISA ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए फिर से एक श्लोक का सवाल है, कहा गया नो मैंगो इज ऑरेंज। नो मैंगो, कोई भी मैंगो क्या है ऑरेंज नहीं है। ठीक है, आपका नो ऑरेंज क्या है, कोई भी ऑरेंज क्या है आपका एप्पल नहीं है, कोई भी ऑरेंज क्या है आपका एप्पल नहीं, लेकिन कहा गया सम मैंगोज आर एप्पल, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे बन रहा है, सम मैंगोज क्या है आपका एप्पल है, सम मैंगो क्या है आपका एप्पल है। आपका नो एप्पल इज मैंगो, तो नो एप्पल इज मैंगो ऐसा नहीं है, आपका स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। नो एप्पल
नो एप्पल इज ऑरेंज मतलब नो एप्पल इज ऑरेंज, इसमें ऑलरेडी दिया है तो ऑप्शन 2 आपका मतलब कंक्लूजन 2 आपका करेक्ट हो रहा है। सम ऑरेंज आर मैंगो, देखिए सम ऑरेंज मैंगो नहीं हो सकता है, ऑप्शन 3 आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, 2 फ्लो कर रहा है, मतलब 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहा गया है यदि 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी किसी पंक्ति में खड़े हैं तो मध्य में, पंक्ति के मध्य में कौन है वो आपको बताना है। कथन 1 में कहा गया है टी के बाईं ओर क्यू है, मतलब टी के कहीं बाईं ओर क्यू होगा। ठीक है, स्टेटमेंट एक से ये दिया गया है। अब देखिए स्टेटमेंट 2 देखिए, पी और टी के मध्य एस है, पी और टी के मध्य में क्या है, एस है। तो पी और टी जो है, टी के बाईं ओर क्यू है। देखिए अब देखिए दोनों कंबाइन कीजिए तो आपको इसमें कहा क्यू कहीं हो सकता है, तो अब देखिए 4 ही व्यक्ति को पता चलता है, लेकिन 5वें व्यक्ति को नहीं चल पाता है किधर होगा। देखिए एक बच गया, आर आपका इधर भी हो सकता है, आर इधर भी हो सकता है, तो आपका दोनों कंबाइन करने के बाद ही आप आंसर नहीं दे सकते हैं कि मध्य में कौन खड़ा है। ठीक है, मतलब बोथ ए एंड बी आर इनसफिशिएंट टू गिव द आंसर। देखिए अगला सवाल में कहा गया इसमें ग्रुपिंग करना है। देखिए ग्रुपिंग में क्या होगा, सेम सेम जो फिगर होगा उसको हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। देखिए ट्रायंगल दिया है, 1 में ट्रायंगल है, 6 में ट्रायंगल है और 9 में ट्रायंगल है, तो 1 6 9 को हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा क्वाड्रेटरल जितने भी सबको ग्रुपिंग कर लेंगे। देखिए 3 ये है क्वाड्रेटरल, ये भी क्वाड्रेटरल है, ये भी क्वाड्रेटरल है। इस तरह से ग्रुपिंग बन जाएगा और बाकी बच जाएगा, एक ग्रुप में कर लीजिए, सिंपल है। देखिए अगला सवाल में कहा, कथन में कहा गया है जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते हैं, कंपनी क्या है, मुनाफा नहीं कमा सकता है। सिंपल है। अब निष्कर्ष में देखिए कर्मचारी को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट में दे दिया है आपको कि दोनों अगर मिलकर काम करेगा तभी क्या होगा, कंपनी मुनाफा में जाएगा, मतलब कर्मचारी को प्रबंधन के साथ मिलकर काम करने की, सहयोग करने की सलाह देनी चाहिए, भी क्या है आपका सही हो जाएगा। प्रबंधन को कर्मचारी के साथ, सिंपल ये इसमें वही है, प्रबंधन को कर्मचारी के साथ सहयोग करने की, जो दोनों को दोनों क्या है आपका सही है। देखिए इसका कहा गया मिरर फिगर क्या होगा, मिरर यहाँ पर दाएं तरफ रखा हुआ है, तो देखेंगे आप इस वाले पार्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब ये चल जाएगा दाएं तरफ, इधर चल जाएगा। तो देखिए इधर कहाँ पर कहीं भी नहीं है, इधर ए बी सी आपका हो जाएगा, एलिमेंट सिर्फ डी ही बचता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें सीरीज बेस्ड सवाल है इस तरह का, इसमें देखिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप लोग खुद से दिमाग लगाने की कोशिश, दिमाग लगा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए कैसे आएगा ये, 100 में 43 को माइनस कितना जाएगा आपका, 58 हो जाएगा। 35 से 15 को माइनस कितना जाएगा आपका, अगर आप 35 15 माइनस कितना जाएगा आपका 20। अब जो 20 दोनों का क्या कीजिए आप माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 38, जो कि मिडिल में यही दिया हुआ है। समझ गए पैटर्न। देखिए तब क्या करेंगे, 48 में से 34 को माइनस कितना जाएगा आपका 14। अब 14 में से 56, देखिए 56 माइनस 84 कीजिए, 56 माइनस 84 कीजिए, कितना जाएगा आपका, 56 में से अगर हम 84 करते हैं तो आपका कितना आएगा, लेकिन आएगा कितना, माइनस में आएगा। माइनस में कितना जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा आपका 18, मतलब आपका आ जाएगा कितना 118, 118 माइनस में आएगा, मतलब 118 हो जाएगा माइनस 14 और माइनस में कितना जाएगा आपका प्लस 118, मतलब 142 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, इस तरह का सवाल बिना प्रैक्टिस से संभव नहीं है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि हमेशा कीजिए, आप लोग ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल में कहा गया है एक्स की ओर संकेत करते हुए वाई कहता है कि एक्स ही क्या है, मेरी माँ के, देखिए एक्स की ओर वाई कहता है, वाई जो है कहता है एक्स को इशारा करते हुए कि वाई की जो माँ है, यानी मतलब मेरी माँ है, एक्स को इशारा करते हुए जो एक माँ के इकलौते पुत्र ये हो सकता है, पुत्र इकलौते पुत्र के बेटे का पुत्र है कौन, एक्स है। ठीक है, इकलौते पुत्र जो है इसके माँ का जो वाई है, तो वाई का बेटा क्या आ जाएगा, एक्स है, पूछा गया है हमें वाई का, एक्स वाई जो है एक्स का क्या है, तो वाई क्या है, एक्स का पिताजी है, मतलब फादर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा गया इन द सीरीज, ये सीरीज दिया गया है, दाईं ओर से 7वें पद के बाईं ओर से छठी संख्या क्या है, मतलब द नंबर दैट इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 7th फ्रॉम द राइट, मतलब देखिए राइट से सतमा से इसके से छठा लेफ्ट में, मतलब आपको 13वां नंबर राइट से कौन सा संख्या आएगा वो आपको काउंट करके बताना है। देखिए आपका ये 4 1 हो गया, 4 हो गया, फिर देखिए ये 8 से कितना हो जाएगा, 8 4 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और तो ये 3 हो जाएगा आपका 13वां संख्या, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ एक करेक्ट होगा। देखिए इसमें कहा गया मिसिंग टर्म के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पर जैसे कि क्वाड्रेटरल बना हुआ है तो यहीं बनेगा क्वाड्रेटरल, तो स्मॉल जो क्वाड्रेटरल का हाफ पार्ट दिया हुआ है, तो हाफ पार्ट में ये तो है नहीं, हाफ पार्ट में आपका ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब देखिए ऊपर में क्या है कि रिंग टाइप्स का फिगर बन रहा है, तो ये रिंग पूरे में जाएगा, तो देखिए रिंग तो पूरे में जा रहा है। देखिए इसमें आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो रिंग नहीं है, 2 लाइन है, तो इस तरह से ये भी आपका हो जाएगा एलिमिनेट। रिंग सिर्फ 3 में है और 4 में देखिए सिर्फ 1 लाइन है, तो 4 भी हो जाएगा आपका एलिमिनेट। देखिए कहा गया इसको बी ई ए को ई आई
एफ क्यू लिखा गया है तो सेल को क्या लिखा जाएगा। देखिए बी से ई आया है, इसके मतलब बी में 3 जोड़ा गया होगा, तब ई आया होगा। देखिए ई है यहाँ पर 5 है, इसमें कितना जोड़ा गया होगा 4, मतलब 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया। ए में देखिए कितना है, ये एफ आ गया, मतलब इसमें 6 होता है, इसमें 5 जोड़ा गया है। फिर देखिए के है, के कितना होता है, के का होता है आपका 11, मतलब इसमें 6 जोड़ा गया, 17 आया होगा। ठीक है, इसमें जोड़िए, देखिए 19 है, 19 में 3 जोड़िए कितना जाएगा आपका 22, 22 मतलब भी। ए में 4 जोड़िए कितना जाएगा आपका 5, 5 का मतलब ई, देखिए भी ई। उसके बाद देखिए आई है, आई में कितना जोड़ेंगे हम 5, आई का पैरेलल कितना होता है 9, 5, 14 मतलब एन। इस तरह से आपका पैटर्न बन रहा है, 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए कहा है कथन में, कथनात्मक सवाल है, कहा गया है एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका एकमात्र बेटा सड़क दुर्घटना में तब मर गया जब वह बाइक चला रहा था। मतलब बाइक चलाने के क्रम में क्या हुआ, बच्चे का एक्सीडेंट होता है और वह डेथ कर जाता है, इसलिए उसकी माँ रो रही थी। अनुमान में क्या है, वह माँ सोचती है कि जब यह उसके बेटे की गलती थी। ये इससे कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है, तो एक तो आपका सही नहीं है। वह माँ सोचती है कि इस पर उसके साथ नहीं, ये भी कहीं नहीं दिया गया है, तो ये भी गलत होगा। दोनों के दोनों क्या आ जाएगा, अनुसरण नहीं करता है। देखिए अगला सवाल में कहा गया कि श्री राजेश किस वर्ष पैदा हुए। स्टेटमेंट 1 और 2 के हेल्प से आपको बताना है कि श्री राजेश कब पैदा हुए। स्टेटमेंट 1 को कहा गया वर्तमान में राजेश अपने पिता के 25 साल छोटे हैं, मतलब राजेश जो है अपने जो फादर का एज से क्या आ जाएगा 25 साल छोटे हैं। सिंपल है। अब आगे कहा गया श्री राजेश की बहन जो 1974 में पैदा हुई थी, उनके पिता से 35 वर्ष छोटी है। अब देखिए 35, देखिए राजेश की बहन जो है 1974 में पैदा हुई और क्या है उनके पिता से क्या है 35 वर्ष छोटी है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये देखिए राजेश क्या आ जाएगा अपने बहन से 10 वर्ष बड़ी है, मतलब इससे क्या आ जाएगा 1974 में इसकी बहन पैदा हुई है, इससे 10 वर्ष पहले ये राजेश पैदा हुआ होगा। मतलब एक और दो दोनों कंबाइन करेंगे तो हम आंसर दे सकते हैं, मतलब बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल कहा गया है कौन जो है इस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा। देखिए ए ई आई ओ यू सभी क्या होता है, वोवेल होता है। पी कंसोनेंट है, तो मतलब पी एक अलग इस ग्रुप का मेंबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से हम लोग टोटल 45 लगभग सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया, मैथ प्लस रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को बस ही लाइक कर दें, चैनल पे नए चैनल को बस ही सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।